नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे देश की राजधानी चंडीगढ़, राजधानी लखनऊ, राजधानी भोपाल, राजधानी दिल्ली, राजधानी रायपुर और राजधानी मुंबई की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर राजधानी चंडीगढ़ से। पंजाब में हुए कथित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के घोटाले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर आज अहम सुनवाई होनी है। अब रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का। सीएम आवास पर एक अहम बैठक होनी है। इस बैठक के लिए सुपरस्टार रजनीकांत समेत 25 बड़ी फिल्मी हस्तियों को पत्र लिखकर बुलाया गया है और फिल्म सिटी बनाने के लिए सुझाव मांगे गए हैं। तीसरी तस्वीर राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय सत्र सोमवार को हो गया। कोरोना काल में सुरक्षा इंतजामों के बीच एक दिन में ही सारे काम निपटाने के लिए एक दिवसीय सत्र आयोजित किया गया था। चौथी तस्वीर है राजधानी दिल्ली से। 25 सितंबर को पूरे देश का किसान नए किसान कानूनों के विरोध में सड़कों पर उतरेगा और जब तक कोई समझौता नहीं होगा तब तक पूरे देश का किसान सड़कों पर रहेगा। अब रुख करते हैं राजधानी रायपुर का। रायपुर समेत कई प्रमुख शहरों में एक बार फिर से 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने रायपुर को पूर्ण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। और अब छठी और आखिरी तस्वीर राजधानी मुंबई से। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग कनेक्शन की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और टैलेंट मैनेजर जया शाह को पूछताछ के लिए फिर से तलब किया है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। सबसे पहले बात करते हैं चंडीगढ़ की। पंजाब में हुए कथित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के घोटाले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर आज एक अहम सुनवाई होनी है। आपको बता दें, इस मामले में सतबीर वालिया नामक याचिकाकर्ता ने याचिका दाखिल कर कोर्ट से इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में करोड़ों के घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई है। चंडीगढ़ के सतबीर सिंह वालिया ने एडवोकेट फेरी सोफिट के जरिए दायर याचिका में न्यायालय को बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के जरिए केंद्र अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग आदि के होनहार छात्रों को आर्थिक सहायता देती है। ये राशि राज्य सरकार के जरिए जारी की जाती है। केंद्र ने इसके लिए मार्च 2019 में 3 किस्तों में 303 करोड़ रुपए जारी किए थे। गत वर्ष 18 दिसंबर की ट्रेजरी रिपोर्ट के अनुसार विभाग 248 करोड़ निकलवा चुका था और खाते में 55 करोड़ रुपए बचे थे, जिसे बाद में 2015-16 और 2016-17 के छात्रों के मेंटेनेंस अलाउंस के नाम पर निकाला गया, जो कि 248 करोड़ निकले और उसमें से ट्रेजरी विभाग को काफी मशक्कत के बाद 39 करोड़ की पेमेंट्स की कोई फाइल मिली ही नहीं। बताया जाता है कि यह राशि कई संस्थानों को जारी की गई है। तो आपको बता दें, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के घोटाले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर आज एक अहम सुनवाई होनी है। आपको बता दें, इस मामले में सतबीर वालिया नामक याचिकाकर्ता ने याचिका को दाखिल करते हुए कोर्ट से इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग भी की है। अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में करोड़ों के घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है और इस घोटाले से जहां दलित विद्यार्थियों के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं,
तो वहीं स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो ना मिलने से विद्यार्थी जो है वो चिंतित भी हैं और मामले की सीबीआई जांच करवाने की जो मांग है वो भी की जा रही है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस बाबत? सीधे तौर पर अगर पंजाब के अंदर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले की बात करें तो 63 करोड़ रुपए का कथित घोटाला बताया जा रहा है। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बच्चों को देने के लिए जो पैसे आए थे उसमें से 63 करोड़ का जो है बड़े लेवल पर गबन हुआ है। सीधे तौर पर मंत्री और मंत्री की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे घोटाले को एक्सपोज भी एक IAS अधिकारी के द्वारा किया गया और ये IAS अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पूर्व की श्रोमणी अकाली दल भाजपा सरकार के दौरान भी इसी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर 200 करोड़ के घोटाले को उजागर किया था। अब उन्होंने 63 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया और सीधे तौर पर यह तक कह दिया है कि 33 करोड़ का तो यही नहीं पता कि आखिर गया कहां, किसी के अकाउंट में डाला भी गया या फिर नहीं। और इस मामले को लेकर जिस तरह से पिछले काफी दिनों से पंजाब की सियासत जो है वो सरगर्म है, क्योंकि साधु सिंह धर्मसोत जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं लगातार उनको बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा इस मामले में यह भी मांग की जा रही है कि इसकी या तो विजिलेंस से जांच करवाई जाए या फिर इस मामले की जांच जो है सीबीआई से कराई जाए या फिर इस मामले की जांच ईडी से करवाई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन कैप्टन सरकार ने इस मामले में चीफ सेक्रेटरी के द्वारा एक 3 मेंबरी IAS अधिकारियों की कमेटी का गठन कर दिया था। कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंपने वाली है, जिसके अंदर खुलासा हो जाएगा कि क्या वाकई ही ये 63 करोड़ का कोई घोटाला था या फिर नहीं। लेकिन इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के ही वकील हैं सतबीर सिंह वालिया, उनकी तरफ से ये याचिका कोर्ट में फाइल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। देखने वाली बात रहेगी कि यहाँ पर कोर्ट जो है याचिकाकर्ता की दलीलों से कितनी सहमत होती है और इस मामले में आने वाले दिनों में क्या कुछ एक्शन हो पाता है। जी विनीत, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के जरिए केंद्र जो है वो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के जो होनहार छात्र हैं उन्हें आर्थिक सहायता देती है और यह राशि राज्य सरकार के जरिए जारी की जाती है। और केंद्र ने इसके लिए अगर मार्च 2019 की बात करें तो 3 किश्तों में लगभग 303 करोड़ से ज्यादा जो राशि है वो जारी की। लेकिन इसमें से ट्रेजरी विभाग को काफी मशक्कत के बाद कई करोड़ की पेमेंट्स की कोई फाइल मिली नहीं। क्या लगता है इस मामले में सही जांच नहीं की जा रही? क्या इसीलिए इस जांच को सीबीआई को सौंपने की बात की जा रही है? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जिस तरह से अगर हम बात करें, जब ये मामला निकलकर सामने आया था, जब एक IAS अधिकारी की तरफ से इस पूरे स्कैंडल को एक्सपोज किया गया था, उसके तुरंत बाद ही मंत्री महोदय यानी साधु सिंह धर्मसोत का इस्तीफा कहीं ना कहीं डिमांड हो चुकी थी कि वो इस्तीफा दे या फिर उनको बर्खास्त किया जाए और मामले की सीबीआई से जाँच करवाई जाए। क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार अगर खुद इस मामले की जाँच करती है तो पिछले कई मामलों की तर्ज पर इसमें भी कैबिनेट मंत्री को क्लीन चिट मिल जाएगी, इसमें भी उनके ऊपर आरोप जो लग रहे हैं वो तय नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में जरूर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने 3 अधिकारियों की जो कमेटी बनाई, उस कमेटी को लेकर कहा जा रहा था कि कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंपेगी। हालांकि 3 दिन का समय दिया गया था, लेकिन कमेटी के सदस्यों ने समय मांगा कि इतना बड़ा घोटाला है, फाइल्स चेक करनी है, इसलिए उनको समय दिया जाए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है। कुछ ही देर में रिपोर्ट जो है कुछ ही समय के अंदर सार्वजनिक भी होती नजर आएगी। रिपोर्ट के आधार पर देखने वाली बात रहेगी कि क्या साधु सिंह धर्मसोत के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो उनके महकमे के ही अधिकारी आरोप लगा रहे हैं, क्या वो आरोप सही हैं या फिर नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, इसलिए सीबीआई जाँच की मांग की जा रही है क्योंकि जब ये घोटाला निकल कर सामने आया था और मंत्री महोदय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले के तथ्य जो है मीडिया के सामने रखते हैं, तो उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह के पॉलिटिकल सेक्रेटरी संदीप संधू जो हैं वो उनके साथ बैठे होते हैं। इसके अलावा पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष सुनील जाखड़ हैं वो मंत्री के बचाव में खड़े होते नजर आते हैं। तो ऐसे में ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि जिस तरह से समूची कांग्रेस जो है वो अपने मंत्री के साथ खड़ी हो चुकी है, तो ऐसे में मंत्री को क्लीन चिट मिलनी जो है वो लाजमी है। तो रिपोर्ट सिर्फ खाना पूर्ति के लिए की जा रही है, इसी वजह से लगातार आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी जो अपने मंत्रियों के साथ में खड़ी होती हुई यहां पर नजर आ रही है, लेकिन जो सीधे आरोप है सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री हैं साधु सिंह और विभाग के अधिकारियों पर लगे और जांच में मंत्री और अधिकारी इस वक्त कहीं ना कहीं घेरे में तो है, तो इस योजनाओं की जो देखरेख का काम है वो किसके पास था?
देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ, जिस ढंग से पैसा ट्रांसफ़र हुआ, उसमें मंत्री की सहमति ज़रूर होती है, क्योंकि जब भी किसी कॉलेज को या स्कूल को पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें मंत्री के सिग्नेचर ज़रूर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर 63 करोड़ रुपया कैसे गायब हो गया, 63 करोड़ की फाइल क्यों अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके अलावा ये तक कह दिया गया कि 33 करोड़ का तो यही नहीं पता कि अकाउंट से गए कहाँ है, फाइल तो दूर की बात है। और केंद्र की भी एक कमेटी जो है इस मामले में कहीं ना कहीं जांच करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के समक्ष भी जो हरसिमरत कौर बादल हैं या सोम प्रकाश हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हालांकि अब हरसिमरत कौर बादल जो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं रही, लेकिन उन्होंने ये मसला केंद्र के समक्ष उठाया था। उन्होंने डिमांड की थी कि इस मामले की CBI से जाँच करवाई जाए, और मंत्री भी जो केंद्रीय हैं वो इस मामले में जाँच करवाते हुए नजर आए। हालांकि पंजाब सरकार अब ये जरूर कहती नजर आ रही है कि केंद्र ने जो भी तथ्य मांगे थे, जो भी फाइल्स मांगी थी, उनको मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी भी इस मामले के अंदर ये जरूर है कि इसकी CBI जांच करवाई जाए, मंत्री को बर्खास्त किया जाए। और इसी डिमांड को लेकर सीधे तौर पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, जिसमें CBI इंक्वायरी की मांग की जाएगी। सीधे तौर पर कहा जाएगा कि जिस तरह से एक बड़ा घोटाला हुआ है और जो 80 बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो कहीं ना कहीं इसी स्कॉलरशिप पर आश्रित रहते हैं, इसी स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं, जब उनकी पेमेंट के साथ गबन हो सकता है तो प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में एक बड़ी जांच का विषय है और इसी के चलते आज हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है। धन्यवाद विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक होनी है। इस बैठक के लिए सुपरस्टार रजनीकांत समेत 25 बड़ी फिल्मी हस्तियों को पत्र लिखकर बुलाया गया है और फिल्म सिटी बनाने के लिए सुझाव भी मांगे गए हैं। यूपी सरकार के अधिकारी अवनीश अवस्थी ने इस मसले पर सौंदर्या रजनीकांत को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया कि यूपी सरकार फिल्म सिटी बना रही है और ऐसे में आपके द्वारा अगर सुझाव मिलेंगे तो वो फायदेमंद साबित होंगे। सौंदर्या रजनीकांत को 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के लिए बुलाया गया है और इसी दिन एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें फिल्म उद्योग से जुड़ी कई हस्तियां शामिल होंगी। आपको बता दें, सौंदर्या रजनीकांत साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की बेटी हैं। वे ग्राफिक डिजाइनर भी रह चुकी हैं, तो साथ ही उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है। यही कारण है कि साउथ की फिल्मों का अनुभव जानने के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से ये इनविटेशन दिया गया है। तो फिल्म सिटी निर्माण को लेकर एक अहम बैठक जो है वो यहां पर आयोजित की जा रही है और इसमें तमाम हस्तियों से सुझाव भी मांगे गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त लखनऊ से हमारे संवाददाता संजीव सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव जी, सीएम योगी की घोषणा के एक दिन के बाद फिल्म सिटी बसाने का जो प्रस्ताव है वो तैयार किया गया था और अब फिल्म सिटी निर्माण को लेकर एक विशेष बैठक जो है वो आज बुलाई गई है। इस बैठक में कौन कौन से कलाकारों के शामिल होने की जो खबर है वो सामने आ रही है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल लकी, बता दें जिस तरह से यूपी के ऊपर की जो कवायद है वो तेज हो गई है। आज दोपहर 12 बजे तो मुख्यमंत्री आवास पे इसकी बैठक की जा रही है और पूरा जो रोड मैप है वो तैयार करने के लिए जो है तमाम जो हस्तियां हैं, फिल्मी कलाकार से लेकर के जो निर्माता निर्देशक है उनको बुलाया गया है। साथ ही साथ रजनीकांत जो साउथ के सुपरस्टार माने जाते हैं, उनकी बेटी है सौंदर्या रजनीकांत, उनको भी बुलाया गया, पत्र लिख करके भेजा गया था कि आप भी इस बैठक में शामिल हो, क्योंकि जो साउथ की जो फिल्में हैं वो लोगों को काफी जो है आकर्षित करती है और कहीं ना कहीं अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है उसको लेकर के तमाम जो फिल्मी कलाकार हैं, हस्तियां हैं, उनको जो है आज बैठक में बुलाया गया है। जी संजीव, सूबे की अगर बात करें तो देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाए जाने के ऐलान के बाद एक विवाद जो है वो भी उत्तर प्रदेश में छिड़ चुका था और इसे लेकर लगातार जो सियासत है वो भी जारी थी। कांग्रेस पार्टी ने यूपी में फिल्म सिटी को अपना प्रोजेक्ट बताते हुए बीजेपी सरकार पर बेवजह की वाहवाही लूटने का आरोप लगाया था। क्या कुछ निशाना साधा गया था उनके द्वारा? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर बात की जाए यूपी में फिल्म सिटी सेंटर की जो
कवायद है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद जो भूमि अधिग्रहण की बात की जा रही थी कि नोएडा में, और चाहे अगर बात की जाए यमुना एक्सप्रेस वे पे जिस तरह से भूमि अधिग्रहण को लेकर के जो लिस्ट मांगी गई थी, उसके बाद क्योंकि विपक्ष भी लगातार जो है सरकार को घेरने की कोशिश करती कि ये जो है उनके शासनकाल में जो है इसको प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में और जिस तेजी से जो है काम किया जाए, क्योंकि ऐलान के बाद ही आज जो अहम बैठक की गई है मुख्यमंत्री आवास पर और तमाम जो कलाकार हैं उनको बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं एक निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो ये फिल्म सिटी सेंटर का जो कवायद है वो तेज हो सके और जो भी हस्तियां हैं उनको फिल्मी कलाकार और निर्माता निर्देशकों को भी बुलाया गया है पत्र लिख करके, और 12 बजे जो अहम बैठक है उसमें तमाम जो कलाकार हैं वो भी शामिल होंगे। अगर बात की जाए क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम जो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाएंगे उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा और तमाम उनके जो सुझाव है वो शामिल किए जाएंगे कि किस तरह जो है जो यूपी के अंदर जो है अगर बात की जाए जो सेंटर बनाया जा रहा है उसको लेकर के जो एक आकर्षण का केंद्र बन गए, क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए तो लगातार क्योंकि अगर पूर्वांचल के जितने भी कलाकार हैं, चाहे क्योंकि यूपी से सटा हुआ बिहार है, वहाँ के जो कलाकार है वो शूटिंग के लिए जो है बिहार मुंबई जाते थे और तमाम जो खर्चे हैं वो ज्यादा जो है वो खर्च होते थे, लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी सेंटर बनने जा रहा है तो उसको लेकर के तमाम जो हस्तियां जो कलाकार है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी संजीव, उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी को लेकर क्या अब यह कहा जा सकता है कि मायनगर की काट का जो प्लान है वो तैयार किया गया है? क्या मुंबई को उत्तर प्रदेश अब टक्कर देता हुआ नजर आएगा, जिस तरह से एक अहम बैठक भी अब आगे होने जा रही है और इसमें जो तमाम बड़े कलाकार हैं वो भी कुछ फिजिकल तौर पर तो कुछ वर्चुअल तौर पर जुड़ रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात की जाए लकी, क्योंकि उत्तरी भारत की अगर बात की जाए तो क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी सेंटर का निर्माण होने जा रहा है ये एक काफी अहम है, क्योंकि जिस तरह से मुंबई में के लिए शूटिंग के लिए जाना पड़ता था, और बात की जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आगरा की बात की जाए, बनारस की बात की जाए तो यहाँ पे कई फिल्में हैं वो जो है वो बनाई जा चुकी है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से फिल्म सिटी सेंटर बनने जा रहा है वो कहीं ना कहीं क्योंकि मुंबई में शूटिंग करने के लिए जो यूपी के लोग और बिहार के जो कलाकार है वो जाते थे, काफी खर्चे होते थे, तो अगर अब क्योंकि यूपी में अगर फिल्म सिटी सेंटर बन जाएगा तो उससे काफी जो है राहत मिलेगी, जो कलाकार है जो कम खर्चे में ही अपनी शूटिंग कर सकेंगे उनको एक बड़ी राहत मिल जाएगी। जी ठीक है, धन्यवाद संजीव तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र सोमवार को हो गया। कोरोना काल में सुरक्षा इंतजामों के बीच एक दिन में ही सारे काम निपटाने के लिए 1 दिवसीय सत्र आयोजित किया गया था। विधानसभा में फिजिकली उपस्थित होने के लिए सीमित संख्या रखी गई। मुख्यमंत्री चौहान ने सदन में कहा कि विपक्ष भी कोरोना से निपटने में सहयोग प्रदान करे। हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें और उसे परास्त करें। विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक पास होने के साथ मंत्री उषा ठाकुर के जयस को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा हुआ और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने सीएम से कोरोना की स्थिति बताने के लिए कहा। सीएम ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति का ब्यौरा दिया और इसके बाद विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। सत्र की शुरुआत में दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद 5 मिनट के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यादेशों और पत्रों को विधानसभा के पटल पर रखा। कोरोना की छाया में सत्र है। सावधानी का नाम बुद्धिमानी है। अभी वर्तमान में दर्जन भर से ज़्यादा मंत्री और इससे ज़्यादा विधायक संक्रमित हो चुके हैं और वर्तमान में भी हैं। माननीय प्रोटेम स्पीकर जी ने बैठक की, उसमें सर्वानुमति से। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र जो है वो सोमवार को हो गया है। कोरोना काल में सुरक्षा इंतजामों के बीच एक दिन में ही सारे जो काम है वो निपटाने के लिए 1 दिवसीय सत्र आयोजित किया गया था। विधानसभा में फिजिकली उपस्थित रहने के लिए सीमित जो संख्या है वो यहां पर रखी गई थी। मुख्यमंत्री चौहान ने इस दौरान सदन में कहा कि विपक्ष भी कोरोना से निपटने में जो सहयोग है वो यहां पर प्रदान करे। हम सब मिलकर इस महामारी से लड़ें और उसे परास्त करें। विधानसभा के विशेष सत्र में विधेयक पास होने के साथ मंत्री उषा ठाकुर के जयस को लेकर दिए गए बयान पर
हंगामा हुआ और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने सीएम से कोरोना की स्थिति बताने के लिए कहा। सीएम ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति का ब्यौरा दिया और इसके बाद विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र की शुरुआत में आपको बता दें, दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के बाद 5 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित की गई और इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने अध्यादेशों पत्रों को विधानसभा के पटल पर रखा और सीएम ने यहां पर विपक्ष का साथ भी मांगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए भोपाल से इस वक्त हमारे संवाददाता शैलेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिन का जो सत्र है वो 1.5 घंटे में ही खत्म हो गया और 8 विधेयक जो हैं बिना चर्चा के पास हुए। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण विधेयक शामिल रहे? में कई मंत्री और कई विधायक कोरोना संक्रमण होने के चलते एक दिवसीय सत्र औपचारिक सत्र था, लेकिन यहाँ प्रश्नों के सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड नेता प्रतिपक्ष की साइड, विपक्ष की पार्टी और पक्ष के दोनों ही नेताओं को तय किया गया कि लिमिटेड लोग ही यहाँ जरूरत जिन विधायकों की वही यहाँ पर उपस्थित होंगे। दूसरी ओर लोग हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से विधायकों के 6 फीट की दूरी के चलते 10 विधायक दीर्घा में बैठे गए, बाकी 31 विधायक नीचे बैठे गए। तो इसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चूंकि चर्चा हुई थी, 8 मुद्दे यहाँ विशेष हैं जिनपे साहूकार जो संशोधन है, पूर्व में कमलनाथ सरकार पर साहूकार कर में भी यहाँ पर काफी संशोधन किया गया, जिसके चलते लोगों के लिए राहत देते हुए यहाँ पर ब्याज का प्रतिशत जो साहूकारी में चलता है वो कम किया गया। वहीं मध्य प्रदेश का जो वेट टैक्स है उस पर ही भी यहाँ चर्चा हुई है और इसके जवाब विधायकों के लिए ऑनलाइन के माध्यम से दिए गए। वेट टैक्स की बात करें तो उस पर भी चर्चा हुई है। जिस तरह मध्य प्रदेश के टैक्स सर्वाधिक टैक्स है उसको कम करने के लिए, जनता को राहत देने के लिए यहाँ कोशिश की जा रही है, जिससे व्यापार में भी यहाँ काफी सुधार हो सके। लोकेश। शैलेंद्र, विधानसभा में चर्चा के दौरान कोरोना का जो मुद्दा है उसे भी उठाया गया था। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने निजी अस्पतालों में इलाज में जो लापरवाही उठ रही है उसका मुद्दा भी यहां पर उठाया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सदन को कोरोना की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई और इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कोरोना को लेकर क्या कुछ जानकारी दी? लोग जिस तरह से कोरोना की चपेट में आ रहे प्रदेश के कई जिले हैं जिनको चिन्हित करते हुए गाइडलाइन भी यहाँ पर जारी की गई कि 9 बजे के बाद आवागमन की यहाँ बंद होगा। और दूसरी ओर जिस तरह भीड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर सभाओं को लेकर है, आगामी समय में चुनाव की आचार संहिता लगेगी तो उसको देखते हुए भी यहाँ पर कई गाइडलाइन भी की गई, लेकिन चुनाव आयोग को भी उसकी सलाह के तौर पर सरकार जरूर पेश करेगी और 9 बजे के बाद आवागमन के साथ साथ सभाओं और रैलियों पर भी जिस तरह से जो केंद्र की गाइडलाइन है उसको पारित करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि काफी अभी अनियमितता है और देखने में ये भी आता है जिस तरह जो सभाएं और रैली हो रही थी तो उसमें नियम को ताक पर रखकर ही काम किया गया था और जिसकी खामियाजा बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और मंत्रियों को, विधायकों को यहाँ देखने में भी आया है और काफी लोग इसकी चपेट में आ चुके थे। लोकेश। शैलेंद्र, जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या सदन में प्रवेश से पहले सभी सदस्यों की कोरोना जांच से भी इन्हें गुजरना पड़ा और फिर वो चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही क्यों ना हो? लोग 2 पहलुओं से इस कोरोना की चपेट को देखा जा सकता है। जिस तरह से चुनाव की तीव्रता और दोनों पार्टियों के लिए ये चुनौती भरा चुनाव होगा, उपचुनाव, क्योंकि निर्णय करेगा कांग्रेस के लिए 15 साल की वापसी हुई थी बड़ी मुश्किल में, 15 महीने की सरकार चलाई थी, जिसके बाद जब ये कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी की बोलिए तो देखने में ये है कि दोनों के लिए चुनौती है। लेकिन कोरोना काल को हम देखें तो और कोरोना की स्वास्थ्य व्यवस्था काफी यहाँ पर लचर व्यवस्था है देखी गई। लोगों के लिए यहाँ कोरोना के जो मरीज थे उनको प्रॉपर यहाँ पर सेवाएं नहीं मिली और जिसके चलते काफी मरीजों को खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन कुछ रसूखदार लोगों की हम बात करें, जैसे आपने सीएम शिवराज का बोला और मंत्रियों को बोला, तो उनके लिए बेहतर सुविधा मिली, चूंकि यहाँ के जो बड़े हॉस्पिटल हैं जो कोरोना के लिए केवल ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको देखते हुए उनमें सीटें नहीं है और जो नॉर्मल अस्पताल है वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था काफी लचर देखी गई और वहां पर जो कोरोना के मरीज वहां पहुंचे तो सामान्य
मध्यम स्थिति से लेके उनके ऊपर काफी अभी वर्तमान में अगर देखें तो उनके ऊपर काफी चपेट है और कई लोग इसके लिए ऊपर मृत्यु के लिए भी कई मरीजों को देखना पड़ा। तो साफ है कि सर्वप्रथम तो व्यवस्था, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको दुरुस्त करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। कम समय है और उसको देखा जाएगा। और दूसरी जन जागरूकता के लिए के चलते जिस तरह से रैलियां सभा होंगी तो मतलब उसको डिजिटलाइज करने की बात जो प्रदेश सरकार ने की थी, अगर वही हुआ तो मतलब सभा रैलियों में ज्यादा भीड़ नहीं होगी और कोरोना से बच सकते हैं, नियमों का पालन अगर यहाँ लोग करते हैं तो। ठीक है, धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिन का जो सत्र है वो खत्म हो चुका है और मुख्यमंत्री ने विपक्ष से कोरोना को लेकर जो सुझाव है वो भी मांगे और साथ भी मांगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 25 सितंबर को पूरे देश का किसान नए किसान कानूनों के विरोध में सड़क पर उतरेगा और जब तक कोई समझौता नहीं होगा तब तक पूरे देश का किसान सड़कों पर रहेगा। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का गुस्सा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और इस पर भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि कृषि सुधार विधेयक 2020 के विरोध में देश भर के किसान 25 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने सोमवार को यहां कहा कि केंद्र सरकार बहुमत के नशे में चूर है। देश भर के किसान 25 सितंबर को कृषि सुधार विधेयक 2020 के विरोध में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। दरअसल किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी तय करते वक्त उत्पादक की लागत, मांग, आपूर्ति, इनपुट आउटपुट मूल्य में समानता, दाम में बदलाव जैसी शर्तों और नियमों को बना रहने दे, लेकिन सरकार इसे बदल रही है। भले ही वो इसे बात को ना माने, लेकिन किसान सरकार के इस बिल से बेहद ही नाराज हैं और अनुमान है कि ये जो मामला है अब आगे और भी बढ़ सकता है। तो आपको बता दें 25 सितंबर को पूरे देश का जो किसान है वो नए किसान कानून के विरोध में सड़क पर उतरेगा और जब तक किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक पूरे देश का जो किसान है वो सड़कों पर रहेगा। कृषि बिल के खिलाफ किसानों का गुस्सा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इस पर भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि कृषि सुधार विधेयक 2020 के विरोध में देश भर के जो किसान हैं वो 25 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। राजधानी दिल्ली से इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, कृषि सुधार से जुड़े 3 विधेयकों के राज्यसभा में पास होने के साथ ही इस बिल को लेकर देश भर के किसानों के साथ साथ कई किसान संगठन सरकार के विरोध में आए हैं और 25 तारीख को चक्का जाम किए जाने की बातें सामने आ रही है। किसान बिल का जो विरोध है वो लगातार जारी है। देश में किसान कर्फ्यू रहेगा 25 तारीख को, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे जो किसानों के जो हक पे बिल पास हुए हैं, किसान कहीं ना कहीं नाराज है क्योंकि बिल पास किए गए के हक में नहीं है और यहाँ तक कि वो तैयार हो चुके हैं। और बात करें जिस तरीके से लोकसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी कोशिश की जा रही थी कि तीनों बिलों को रोका जाए, कई को लाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कारगर रही और कहीं ना कहीं जो लोगों ने वोट दिया, यानी कि जो संसद के अंदर वोट की प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं कारगर हुई थी। मगर कहीं सरकार जो कहती है कि जो तीनों बिल जो लेके आए हैं वो किसानों के हक में है, किसान अपनी मर्जी से अपनी मंडी के अंदर, यानी कि जिस मंडी में चाहे वो उस मंडी में जाकर अपनी मर्जी से रेट निर्धारित कर उनको सामान बेच सकते हैं। तो मगर एक चीज प्रक्रिया ये भी है, कहीं ना कहीं किसान इसलिए भी नाराज है क्योंकि उनको लगता है ये तीनों बिल आ गए तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जाति की जाएगी और कहीं ना कहीं जो बड़े व्यापारी हैं उनको फायदा दिया जाएगा। मगर आप जब बात करें जिस तरीके से बिल पास होगा, बिल पास होने के बाद में कांग्रेस ने सोमवार को एक मीटिंग बैठक बुलाई थी और जिसके अंदर तमाम पूरे देश के क्या कहते हैं किसान और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो शामिल हुए और कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है। और वही बात करें जो बड़ी रणनीति है यही है कि 25 सितंबर से किसान सत्ता से लेकर गलियारों तक, यानी कि सत्ता से लेकर रोड तक प्रदर्शन करेंगे और तमाम पूरे शहरों के अंदर, यानी कि यूपी हुआ या फिर हरियाणा हुआ या तमाम और जो राज्य हैं जहाँ पर
खेती की जाती है या फिर दिल्ली से सटे हुए जितने भी इलाके हैं जहाँ पर खेती की जाती है, तमाम ऐसे राज्यों के अंदर लगातार प्रदर्शन किया जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार को कोशिश की जाएगी कि सरकार जो तीनों बिल लेके आई है वो वापस ले। मगर एक चीज और समझनी होगी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पहले भी उसका भरपूर कह सकते हैं विरोध कर रही थी और कहीं ना कहीं सरकार को एक मैसेज दिया जा रहा था कि सरकार इन तीनों बिलों के बारे में नहीं लेके आए और कहीं ना कहीं ये तीनों बिल किसानों के हक में नहीं है। किसान भी नाराज है और किसानों की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी लगभग 12 बजे के करीब, और 12 बजे के करीब ये डिसाइड किया जाएगा क्या प्रेस को भी ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आगे की रणनीति है। यानी जो 25 सितंबर से कह सकते हैं रोड पर जो उतरा जाएगा, किसान उतरेंगे और तमाम जो नेता उतरेंगे कांग्रेस के, वो किस तरीके से इस पूरे अंजाम देंगे और कहीं ना कहीं सरकार को इन तीनों बिलों को वापस लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। जब तक सरकार इन तीनों बिलों को वापस नहीं लेगी, किसान इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। जी राजीव, जिस तरह से आपने बताया कि किसानों के इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी का साथ मिल रहा है और उन्होंने ये कहा है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक विरोध प्रदर्शन उग्र किया जाएगा। किसान सरकार के इस बिल से बेहद ही नाराज नजर आ रहे हैं और अनुमान यह भी है कि ये जो मामला है अब और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। जिस तरह से दोपहर के 12 बजे कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है, क्या लगता है जब तक कोई समझौता नहीं होगा, क्या तब तक पूरे देश का जो किसान है, पूरे देश के जो यूथ कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष है, क्या वो सब सड़कों पर रहेंगे? देखिए, एक चीज समझने वाली बात है, किसान दो गुटों में बटा हुआ है। एक गुट जो है वो सबसे सरकार के पक्ष में है, वो उनको लगता है कि जो बिल आया है वो कहीं ना कहीं उनके फायदेमंद है, क्योंकि जो जिस मंडी के अंदर या फिर जिस शहर के अंदर जाकर वो अपने अनाज या चाहे फसल को बेच सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं बात करें, जो दूसरा पक्ष है वो कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि उनको लगता है कि जो बिल आए हैं वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जांच की जा रही है, यहाँ तक कि वो कहते हैं उनके हाथ में नहीं है वो बिल। तो कहीं ना कहीं ये जो दो गुटों के अंदर बटा है, तो एक गुट कांग्रेस की तरफ है तो एक गुट केंद्र सरकार यानी बीजेपी की तरफ है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की तरफ है वो कोशिश लगातार यही कर रहा है कि सरकार को झुकने पर मजबूर किया जाए और जो सरकार जो बिल लेके आ रही है वो किसानों के हक में नहीं है। मगर जिस तरीके से आज लगभग 12 बजे के करीब प्रेस वार्ता की जाएगी, जिसके अंदर सारे जो 25 तारीख का जो अंजामा होगा, यानी कि पूरा पैकेज एक पूरी रणनीति जो बनाई गई है वो कहीं ना कहीं बताई जाएगी। और खास तौर पर एक चीज और गौर करने वाली बात होगी, इस तरीके से किसान अभी तक यही कह रहे हैं कि जब तक इसके लिए सरकार बिल वापस नहीं लेगी वो वापस नहीं होंगे, यानी कि टैक्स नहीं करेंगे। मगर एक चीज समझने वाली और एक बात होती है इसके अंदर कि सत्ता से गलियारों तक जिस तरीके से प्रदर्शन किया जाता है तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि जब किसान सड़कों पर उतरेगा तो कम से कम सबसे बड़ी दिक्कत जनता को, नॉर्मल जनता को होती है और जो बड़े नेता हैं उनको भी दिक्कत होगी, क्योंकि जब तक फसलें नहीं आएंगी तो अनाज कहां से आएगा और अनाज नहीं आएगा तो खाना कैसे खाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर समझना होगा किसानों को कितनी बड़ी राहत चाहिए सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से। मगर विपक्ष लगातार उसके जो मुद्दे हैं वो उठाने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज और स्पष्ट की है विपक्ष ने कि जब तक ये मुद्दे वापस नहीं होंगे, यदि तीनों बिल वापस नहीं होंगे, वो किसानों के साथ रहेंगे और किसानों के लिए उनकी हक की आवाज उठाते रहेंगे और लगातार कोशिश करेंगे कि सरकार को मजबूर किया जाए और सरकार इन तीनों बिलों को वापस ले। मगर देखना होगा जिस तरीके से सरकार जो है वो अभी तीनों बिलों को पास करवा चुकी है और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है जो किसान है वो उनके पक्ष में रहे और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी कि जनता भी इसको आक्रोश न ले। मगर कहीं ना कहीं एक चीज और समझनी होगी कि किसान मजबूर है, क्योंकि किसान के पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और किसान मजबूरी में आकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। और कहीं ना कहीं 25 तारीख से यानी 25 सितंबर से अगर रोडों पर उतरता है किसान तो सबसे बड़ी दिक्कत सरकार को और जनता को होगी। बिल्कुल, क्योंकि किसान मजबूर है और इस वक्त देश का जो किसान है वो आक्रोशित भी है। राजीव, किसानों ने संसद में पारित कृषि विधेयकों का विरोध करने के लिए प्रदर्शन का आह्वान तो कर दिया है आने वाली तारीख 25 को। कितने ट्रेड यूनियन जो हैं उनको किसानों के इस आंदोलन में शामिल होने के लिए भी ऐलान किया गया है और क्या किसानों के प्रदर्शन को कांग्रेस का सपोर्ट यहां पर मिलता हुआ नजर आया? साथ ही आपसे यहां पर यह जानना चाहूंगा राजधानी में किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। देखिए, एक चीज और समझनी होगी, इसके अंदर जो तमाम जो पार्टियां हैं यानी कांग्रेस के जितने भी गठबंधन दल हैं वो कहीं ना कहीं किसानों के हक में आवाज उठा रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि सरकार को मजबूर किया जाए। सरकार तीनों बिल अगर वापस लेती है
तो कहीं ना कहीं किसान अपनी जो कहते हैं रणनीति है उसको बंद करेंगे और कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है यानी धरना प्रदर्शन जो किया जाएगा उसको वापस लिया जाएगा। मगर जिस तरीके से सरकार के अभी लगता नहीं है कि सरकार इन तीनों बिलों को वापस लेगी और कहीं ना कहीं उनकी जो सीधे सीधे संकेत है वो किसानों के हक में बताए जा रहे हैं और किसानों को पूरी सुविधा दी जाएगी। मगर किसान अभी तक नाराज है और कोशिश यही की जा रही है किसानों को किसी तरीके से मनाया जाए, क्योंकि पंजाब के अंदर अकाली दल की पार्टी है तो कहीं ना कहीं उनको भी कोशिश की जा रही है कि वो सरकार के पक्ष में रहें और कहीं ना कहीं प्रदर्शन में भाग न ले। मगर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो तमाम दल हैं, तमाम जो नेता हैं, वो कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं जनता का जो गुस्सा है वो सरकार तक पहुंचाए और किसानों की जो आवाज है वो कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाए। और कहीं ना कहीं ये जरूर स्पष्ट होगा कि अगर आज की रणनीति काफी बड़े पैमाने पर होती है तो कहीं ना कहीं 25 तारीख को काफी बड़ी दिक्कतें आएंगी केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार कहीं ना कहीं मजबूर होती हुई नजर आएगी और मजबूर होने के साथ साथ अगर तीनों बिल वापस ले लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं जो विपक्ष के साथ जो किसान है वो खुश हो जाएंगे और जो सत्ता के साथ है वो कहीं ना कहीं नाराज होंगे। मगर देखना होगा कि सारी प्रक्रिया के अंदर केंद्र सरकार क्या तीनों बिलों को वापस लेती है या फिर विपक्ष जितना बड़ा हंगामा करने की जो आशंका जता चुका है क्या उससे सरकार झुकेगी, ये समझना होगा। बिल्कुल, ये सब देखने वाली बात होगी क्योंकि अन्नदाता की आजादी का एक नया आंदोलन इसे कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो भी यहां पर हो सकती है। धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई प्रमुख शहरों में एक बार फिर से 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने रायपुर को पूर्ण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दूध, मेडिकल और पेट्रोल पंप को खोलने की अनुमति होगी। आपको बता दें, रायपुर में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा मामले रायपुर में आ रहे हैं और इसे लेकर जिला प्रशासन ने एहतियातन सक्रियता दिखाते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को लॉकडाउन लगाने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट भी दे रखी है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित नए मरीज जो हैं वो 2500 से ज्यादा मिले हैं और 19 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत भी हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई प्रमुख शहरों में एक बार फिर से 21 सितंबर की रात 9 बजे से लेकर 28 सितंबर की रात 12 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन जो है वो कर दिया गया है और इस दरमियान पेट्रोल पंप, डेयरी, मेडिकल को खोलने की परमिशन दी गई है। कोरोना केसेस को देखते हुए इनकी संक्रमण श्रृंखला को ब्रेक करने के हिसाब से 21 तारीख रात को 9 बजे से लेके 28 रात को 12 बजे तक पूरे रायपुर ज़िले को कंटेनमेंट घोषित करने का निर्णय लिया गया है और इसमें केवल दूध का सप्लाई सुबह 1.5 घंटे और शाम को 1.5 घंटे, मेडिकल दुकानें अपने निर्धारित समय पे, पेट्रोल पंप और एलपीजी अपने निर्धारित समय पे खुल सकेंगे। बाकी सभी संस्थान, चाहे वो कार्यालय की बात हो या कोई दुकान की बात हो, मार्केट की बात हो, मंडी की बात हो, सभी बंद रहेंगे। साथ ही साथ जो पेट्रोल पंप में भी तो लगातार बिगड़ते हालात को संभालने के लिए इस तरह के जो एक अहम फैसले हैं वो लिए गए हैं और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए इस वक्त रायपुर से हमारे साथ संवाददाता पवन सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 से जूझ रही है। लगातार बढ़ रहे प्रकोप के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के उन शहरों में लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया है जिनमें ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार की सख्ती बरती जा रही है सरकार के द्वारा? जी बिल्कुल लोकेश जी, हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के शहर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी, जिसको लेके आप देख सकते हैं रायपुर में पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। लगातार चेकिंगों का दौर भी चालू है और जो तमाम रीजन नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, तो पुलिस उनकी गाड़ियां जब्ती करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार देखने को मिल रहा है कि लोग जो है
सुबह से बेवजह घूमते नजर भी आ रहे हैं। पवन सिंह, आपको क्या लगता है तेजी से बिगड़ते जो हालात है उन्हें संभालने के लिए क्या अब मजबूरी में राज्य के इन जिलों में सख्त लॉकडाउन करना पड़ा? सरकार अब जो सख्ती कर रही है, क्या लगता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्रशासन, सरकार या फिर खुद जनता? जी बिल्कुल, हम कहते हैं ये जो लॉकडाउन इस बार जो लगाना पड़ा मजबूरन जिला प्रशासन को मजबूरी में लगाना पड़ा। आम जनता हो या व्यापारी संगठन लगातार जिला प्रशासन पे दबाव बना रहे थे और लंबे समय से रायपुर पे लॉकडाउन की मांगे उतरी थी, जिसके बाद जिला प्रशासन को मजबूरन मोड़कर फैसला लेना पड़ा और इसमें कड़े नियम बनाए थे कि पहले नियम जो जारी हुए थे उसमें मीडिया को प्रतिबंध कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब विरोध शुरू हुए तो फिर मीडिया है, तमाम संगठन है जिनको पेट्रोल की जरूरत पड़ती है तो उन्हें भी पेट्रोल देने के लिए एक नया आदेश जारी करना पड़ा, संशोधित आदेश। मैं अपने सहयोगी को बताना चाहूंगा कि मेरे पीछे देख सकते हैं आप किस तरह से पुलिस अपनी कार्रवाई में लग चुकी है और लगातार कार्रवाई भी चालू हो चुकी है, चेकिंगों का दौर भी शुरू हो चुका है जी। तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो जिला प्रशासन की जो कार्रवाई चल रही थी कि वो इस बार एक तकली है और लोगों को मतलब ये समझ में आ गया कि इस बार घर से निकलना मतलब अपने आप में एक मुसीबत कर लेने के समान है। पवन, जिस तरह से तमाम आपने जो अपनी तस्वीरें हैं वो यहां पर दिखाई कि किस तरह से जो पूर्ण तरह लॉकडाउन है वो लगाया गया, एक बार फिर से अनलॉक में रायपुर वासियों का जो व्यवहार है वो ऐसा रहा मानो कोरोना जो है वो खत्म हो गया है। ना शारीरिक दूरी का पालन किया गया, ना मास्क को जरूरी समझा गया। क्या लगता है अभी जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या ये इसी का नतीजा है कि कोरोना जो है वो बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है और कोरोना के इलाज और रोगियों की देखरेख में जो तमाम इंतजाम है वो नाकाफी साबित हुए? जी बिल्कुल, आपको बताते जिला प्रशासन ने जब लॉकडाउन की घोषणा की तो रायपुर के जो हालात थे उस सड़क पे हो या बाजारों पे वो पैर रखने की जगह नहीं थी और जिला प्रशासन हाथों में हाथ रखे बैठा हुआ था सिर्फ आदेशों पे आदेश निकालने के लिए। मतलब उन्हें लोगों की जान की परवाह नहीं थी, उन्हें यह था कि जो बाजारें हैं वो किस तरह चालू करे और मैं जब जो लंबे समय से लोगों की मांग होती है कम से कम जो लॉकडाउन हो वो 15 दिन के लॉकडाउन हो, लेकिन जिला प्रशासन ने सिर्फ 7 दिन का लॉकडाउन किया है और उसमें जो बाजारों पे भीड़ थी और जो सबसे अहम चीज जो कल काला बाजारी देखने को मिली है, चाहे आलू हो, प्याज हो, आलू प्याज 80 से 90 रुपए किलो हो, टमाटर 100 से 125 रुपए किलो बिके हैं, उसके बावजूद तो जिला प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है। ये अपने आप में जिला प्रशासन की नाकामी को भी साबित करता है। पवन, साथ ही आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से पूर्ण लॉकडाउन जो एक बार फिर से लागू हो गया, इस दरमियान कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं, कौन कौन सी ऐसी दुकानें हैं जिन्हें खोलने की अनुमति दी गई है और फिलहाल क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है पूर्णतया लॉकडाउन का पालन कराने के लिए? बिल्कुल, हमको बताते हैं लोकल जी की रायपुर जिला को चारों तरफ से सील कर दिया गया बैरिकेडिंग करके और अति आवश्यक सामान में पेट्रोल है, मेडिकल स्टोर है या जो अस्पताल जा रहे हैं जिनके पास अस्पतालों की पर्ची है सिर्फ उन्हीं को सड़कों पे जाने आने की अनुमति दी जा रही है और जो बेवजह सड़कों पे घूम रहे हैं उनकी गाड़ियां जब्ती करने का भी कार्रवाई शुरू कर दिया गया इस समय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें पूर्णतः लॉकडाउन जो है एक बार फिर से लागू कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग कनेक्शन की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और टैलेंट मैनेजर जया शाह को पूछताछ के लिए एक बार फिर से तलब किया है। दोनों से सोमवार को पूछताछ की गई। एनसीबी ने इन दोनों को पूछताछ के लिए एक बार पहले भी तलब किया था, लेकिन जांच टीम के एक सदस्य के कोरोना के संक्रमित होने के कारण दोनों को बिना पूछताछ के लौटा दिया गया था। तो वहीं इसके पहले श्रुति मोदी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े एक मामले के संबंध में पूछताछ के लिए मुंबई से प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुई थी और इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से जुड़े ड्रग मामले में सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और बाशित परिहार की जमानत याचिका पर सुनवाई 29 सितंबर तक के लिए टाल दी थी। आपको बता दें एनसीबी ने ड्रग मामले में बीते 4 सितंबर को शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को गिरफ्तार किया था। तो एक बार फिर से अब ये पूछताछ जो है वो हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में
ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहा एनसीबी अब एक बार फिर से श्रुति मोदी और जया शाह से पूछताछ कर सकता है। तमाम दर्शकों को बता दें, एनसीबी ने दोनों को पूछताछ के लिए एक बार पहले भी तलब किया था, लेकिन जांच टीम के सदस्य के कोरोना से संक्रमित होने के कारण दोनों को बिना पूछताछ के लिए लौटा दिया गया था। तो वहीं इसके पहले श्रुति मोदी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े एक मामले के संबंध में पूछताछ के लिए मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश भी हुई थी। और इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले से जुड़े ड्रग मामले में सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और बाशित परिहार की जमानत याचिका पर जो सुनवाई है वो 29 सितंबर के लिए टाल दी थी। आपको यह भी बता दें, एनसीबी ने अब तक इस मामले में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें खुद रिया चक्रवर्ती और उनके जो भाई हैं शौविक चक्रवर्ती, उनका नाम भी इसमें शामिल है। तो साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, दीपिका पादुकोण की मैनेजर को एनसीबी ने समन भी भेजा है और ड्रग्स मामले से जो तार हैं वो भी यहां पर जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग एंगल में अपनी जांच का जो दायरा है उसे आगे बढ़ाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को पूछताछ के लिए समन जो है वो भी भेज सकती है, क्योंकि सूत्रों से जो जानकारी मिल पा रही है, इस सप्ताह सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और कई अन्य को पूछताछ के लिए समन जो है वो भेजा जा सकता है। और इसी कड़ी में एक और नया नाम जो है दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश का भी इसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को एनसीबी ने समन भेजा है और अगर जानकारों की माने तो उनसे पूछताछ जो है वो भी हो सकती है। आपको बता दें, करिश्मा ख्वान में काम करती हैं और उसी के जरिए वो दीपिका पादुकोण को मैनेज करती हैं। करिश्मा जया शाह की क्वान टैलेंट मैनेजमेंट में जूनियर हैं। आपको बता दें, इसके पहले जया शाह भी क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए सुशांत सिंह राजपूत को मैनेज करती थी। एनसीबी की जांच में कुछ और बॉलीवुड सितारों का व्हाट्सएप मैसेज जो है वो भी सामने आया और इसमें कुछ एक्ट्रेस का नाम भी शामिल है। इस चैट में ड्रग्स लेने की बातचीत हुई है और व्हाट्सएप मैसेज की जांच जो है वो भी अब जल्द होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मुंबई से इस वक्त हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में एनसीबी अब ड्रग्स के एंगल से जांच कर रही है और इस बीच जया शाह और श्रद्धा कपूर की जो चैट है वो भी सामने आने की खबरें मिल रही है और इसमें श्रद्धा जो है जया से सीबीडी ऑयल की मांग कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स के केस की जांच में कई बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस फहरिस्त में कौन कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम जो है वो शामिल हो रहा है? देखिए लोकेश, एनसीबी लगातार बड़ी में हाथ लगा दिया। जिस तरह से जो है श्रुति मोदी और जया शाह को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ऐसे में जया शाह से करीब 4.5 घंटा कल एनसीबी ने पूछताछ किया था। इस दौरान जया शाह के मोबाइल चैट से खुलासा हुआ कि जया शाह की कंपनी के जो मैनेजर है करिश्मा, उनका कनेक्शन कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती से दीपिका पादुकोण से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरह से दीपिका पादुकोण जो है करिश्मा के फोन चैट से साफ तौर पर कुछ माल है की बात करती है। उसके बाद जो है करिश्मा कहती है दीपिका पादुकोण को तो हमारे पास माल है लेकिन घर पे है। तो उन्होंने ये भी पूछा कि कैसे मिलेगा। उन्होंने बोला किसी अमित शख्स के, अमित व्यक्ति का नाम बताया कि अमित के द्वारा मैं भेजती हूँ, आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने चैट में यह भी साफ तौर पे कहा है कि क्या ये हसीस है। उन्होंने बोला हाँ हसीस नहीं है लेकिन गांजा है। तो जाहिर तौर पर अब कहीं न कहीं दीपिका पादुकोण के ऊपर भी जो एनसीबी की तलवार लटक रही है। जी लोकेश। सत्यप्रकाश, जैसे कि आपने उसे चैट के बारे में बताया, उसे चैट में यह जिक्र किया गया है कि माल है क्या, और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत है, उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया है और उन्होंने दीपिका पादुकोण को टैग करते हुए उन्होंने यही लाइन लिखी है, माल है क्या। एनसीबी ने अब तक इस मामले में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती और उनके जो भाई हैं शौविक चक्रवर्ती, उनके नाम शामिल हैं।
क्या लगता है आगे क्या इसमें अब बॉलीवुड के कई बड़े सितारे जो हैं वो जांच के घेरे में आ सकते हैं, और एनसीबी दीपिका पादुकोण को भी तलब करने की तैयारी में क्या नजर आ रही है? देखिए लोकेश, जिस तरह से एनसीबी लगातार जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक के बाद एक जो है खुलासे कर रही है, ऐसे में जिस तरह से तमाम बॉलीवुड एक्ट्रेस के जो है नाम के खुलासे, चाहे वो श्रद्धा कपूर की बात किया जाए या सुमिन की बात किया जाए या फिर शारा अली खान की बात किया, तो तमाम लोगों को जिस तरह से नाम आए, ऐसे में अभी एनसीबी एक एक करके जब समन करेगी तो उनसे पूछताछ में जो कड़ी उनको मिलेगी उस कड़ी के द्वारा वो तक पहुंचेगी। लेकिन जिस तरह से दीपिका पादुकोण का नाम है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामी जो है काफी बड़ी एक्ट्रेस है, तो ऐसे में दीपिका पादुकोण का नाम आना और चैट का खुलासा होना बहुत बड़ी एनसीबी के लिए उपलब्धि है। लेकिन जिस तरह से आज जो है करिश्मा को भी बुलाया गया है, तो जाहिर तौर पर और बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। सत्यप्रकाश, दीपिका पादुकोण के जो मैनेजर हैं करिश्मा, उनको जिस तरह से आपने कहा कि एनसीबी ने समन भेजा है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ड्रग एंगल की जांच हो रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, और कहीं ना कहीं करिश्मा जो है इसके पहले सुशांत के काम को भी मैनेज करती थी, तो क्या इस एंगल से भी जांच की जाएगी? इस एंगल को भी जोड़ा जा सकता है अगर जो पूछताछ होती है उसमें? देखिए लोकेश, सबसे पहले ये जानकारी साफ कर दें कि करिश्मा जो है जया शाह की कंपनी की मैनेजर है, न कि दीपिका पादुकोण को मैनेजर है। जया शाह का चैट जो है रिया चक्रवर्ती के साथ सामने आता है, जिन्होंने रिया चक्रवर्ती को साफ तौर पर सीबीडी देने की बात कही थी, सीबीडी ऑयल जो सुशांत को देने की बात कही थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने कबूला कि हाँ मैंने जया शाह से चैट के द्वारा सीबीडी मंगवाया था। ऐसे में जया शाह का नाम दूसरा एंगल से भी जब वो आइलैंड पे गई थी बोटिंग के दौरान सुशांत के साथ, उस वक्त भी उनका नाम आया था, उस वक्त भी उन्होंने सीबीडी का जिक्र किया था। तो ऐसे में तमाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो महिलाएं हैं, एक्ट्रेस हैं, उनका अब नाम धीरे धीरे सामने आ रहा है। माना जा रहा है कि एनसीबी लगातार एक के एक बात कड़ी जोड़ेगी, उसके बाद जो है लगातार उन पुख्ता दस्तावेजों की खंगालेगी। जिस तरह से नाम आ रहा है, चैट आ रहा है, ये भी सीबीआई की दूसरी टीम जो लगातार छापेमारी के लिए भी तैयारी में है कि किस तरह से इनका नाम आता है, उनके घर पे छापेमारी की तैयारी है। हालांकि ये बात जो है एनसीबी ने खुलासा नहीं कर सकते, जाहिर तौर पर एनसीबी पूरी तैयारी में है कि किस तरह से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को ड्रग्स के से जो है नकाब हटाने वाली है। सत्यप्रकाश, जिस तरह से इसमें बड़े जो सितारे हैं उनके जो नाम हैं वो लगातार सामने आते जा रहे हैं, अगर मायानगरी मुंबई की बात करें तो तमाम जो सितारे हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, क्या उनके रिएक्शन भी इस मामले में अब सामने आने लगे हैं? तौर पर देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है ड्रग्स का एक बड़ा जंजाल है, बड़ा जाल फैला हुआ है, जिस तरह से एक के बाद एक नए नाम आ रहे हैं। ऐसे में शुरुआती दौर में तमाम एक्टर ने जो है इसका जो है खुल के विरोध भी किया था। ये भी कहा था कि जिस तरह से जया बच्चन ने और फिर रवि किशन ने इस पूरे मामले में बयानबाजी की थी, संसद में आवाज उठाई गई थी, उसके बाद जो है तमाम लोगों ने जो है अपना अपना बयान दिया था। साफ तौर पर कहा कि 90% लोगों को ड्रग्स में सम्मिलित न किया जाए, काफी लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स नहीं लेते हैं, और इस तरह से खुलासा करना, कहीं कहीं रवि किशन को भी घेरा गया था। लेकिन जिस तरह से अब एनसीबी लगातार आगे बढ़ रही है, तमाम नामों का खुलासा हो रहा है, तो जाहिर तौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में और बड़े कई नामों का खुलासा होने वाला है। लेकिन अब लोग जो है चुप्पी साध ली है, सोशल मीडिया पे इस तरह के बयानबाजी नहीं आ रही है ड्रग्स में किसका नाम है। लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने उन 25 सितारों का नाम दिया है, तो जाहिर तौर पर हर किसी के मन में यह संदेह है, कहीं मेरा नाम तो नहीं, कहीं मेरा नाम। तो यही वजह है कि लोग अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए जो अपना बयानबाजी करते हैं, वो कहीं कहीं अब दबे पाव दे रहे हैं। ड्रग्स केस में जिस तरह से पूछताछ जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और आज श्रुति मोदी और जया शाह जो है उनसे पूछताछ होनी है। सूत्रों से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? इस पूछताछ के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, जिस तरह से जया शाह का नाम आया था, उसके बाद करिश्मा को भी बुलाया गया, श्रुति मोदी को बुलाया गया। ये तीनों शख्स ऐसे हैं जो कहीं न कहीं सुशांत मामले में, ड्रग्स मामले से जुड़े हुए हैं। ये जया शाह वही शख्स हैं जिन्होंने सीबीडी ऑयल सुशांत को देने की जो है सलाह दी थी रिया चक्रवर्ती को कि सुशांत को ड्रग्स दे दो, 30 से 35 मिनट बाद उसका असर आ जाएगा, सब काम हो जाएगा। तो तमाम चीजें सामने आई थी। एनसीबी जो है इस पूरे मामले को जो खाना चाहती है, एनसीबी सीबीडी ऑयल लेकर की जानकारी। हालांकि सीबीडी ऑयल जो है महाराष्ट्र, हमारे देश में वैन नहीं है, लेकिन ज्यादा मात्रा में रखना वैन है। अगर इस सीबीडी ऑयल की ज्यादा मात्रा मिलती है या ड्रग्स की कोई ज्यादा मात्रा मिलती है जया शाह के द्वारा या करिश्मा के द्वारा या श्रुति मोदी, तो जाहिर तौर पर इन तीनों में से गिरफ्तारी संभव है।
बिल्कुल, तो गिरफ्तारी संभव हो सकती है। एक बार फिर से आज पूछताछ की जानी है। करिश्मा को जो समन है वो भी भेजा गया है और एनसीबी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो भी यहां पर करती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद सत्यप्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ ही राजधानी लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।